हेलो प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। इसी सेशन में हमारा चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा है नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हमसे कहा जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, यानी उसके स्मेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके कलर के बारे में पढ़ते हैं, उसके टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, उसके डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके पोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। टेस्ट, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रूम टेम्परेचर पर वो किस स्टेट में रहता है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा रहता है, इसके बारे में जो पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इन 9 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो यही 3 आपके एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं: सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट, यानी रूम टेम्परेचर पर वो किस अवस्था में पाया जाता है। मतलब सॉलिड होते हैं ये, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, और इनका स्मेल कैसा होता है, ये गंध कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको एक बार बस रीडिंग डाल देना है। समझना बस यही है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, ये हेलो एल्केन्स जो होते हैं इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, यानी 1 या 2 कार्बन वाले हेलो एल्केन जो होंगे, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, 2 कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं 1 से 2 तक, इनको लोअर मेंबर्स कहे जाते हैं। और ये जो लोअर्स मेंबर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? गैस होते हैं। और कैसे गैस होते हैं? कलरलेस गैस होते हैं। और 2 से ज़्यादा कार्बन यानी 18 कार्बन तक वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और वो भी क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, पर वो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। जबकि 18 से ज़्यादा कार्बन वाले अगर हेलो एल्केन हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। यानी कि 1 से 2 कार्बन तक वाले जो कंपाउंड होंगे, हेलो एल्केन होंगे, वो रूम टेम्परेचर पर गैस होंगे। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी तो उससे मॉलिक्यूल का मोलर मास बढ़ता जाएगा, जिससे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के लिए 2 ऑब्जेक्ट का मास मायने रखता है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसी प्रकार से 2 मॉलिक्यूल का मास जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, उनके बीच में लगने वाला वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते चली जाएगी चेन में, तो कार्बन की संख्या बढ़ने से मॉलिक्यूल का मोलर मास भी बढ़ेगा। और जब मॉलिक्यूल का मोलर मास बढ़ेगा तो उनके बीच में लगने वाला वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे पार्टिकल दूर से धीरे धीरे क्या आते जाएंगे? पास आते चले जाएंगे। और जब पहले दूर थे तो गैस थे, भार बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ा तो थोड़े करीब आ गए, जब करीब आ गए तो क्या बन गए? लिक्विड। और भार बढ़ा और कार्बन की संख्या बढ़ी तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ा तो वो और पास आ गए तो क्या बन गए? सॉलिड बन गए। तो कोई पूछेगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में क्यों आते जाता है? तो बोलना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। क्यों? कार्बन के बढ़ने से मोलर मास बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहा होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसमें यही दिमाग में रखना है। और जो हेलो एरीन्स के बारे में कहा जाता है कि हेलो एरीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं। मतलब लिक्विड होते हैं, लेकिन उनका जो स्मेल होता है वो काफ़ी प्लीजेंट होता है, काफ़ी खुशनुमा होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है, गंध होता है। और जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड जो होते हैं उनके में भी थोड़ा कुछ अलग तरह का स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। तो इसको बस अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बस समझने वाली बात इसमें यही है कि क्यों आखिर चेन बढ़ने से, कार्बन की संख्या बढ़ने से
इनका अट्रैक्ट क्यों पार्टिकल धीरे धीरे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, तो ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमेशा इसके बारे में दिमाग में रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको कहीं लिख लीजिएगा यहीं पर कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के मोलर मास पर। और जो मोलर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका मोलर मास बढ़ता चला जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, इसको नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है हम लोग को? आगे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है और इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था कि जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल करता है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ाया है, चैप्टर 2 में। जो नहीं किए हैं वो पहले उसका क्लास भी जाकर करके देख सकते हैं, सॉल्यूशन का क्लास भी कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली किस बात पर निर्भर करता है ये समझिए। डायरेक्टली यही दिमाग में आपको रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिमाग में ये आपके चलते रहना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी पदार्थ का कितना होगा ये उस बात पर निर्भर करेगा कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल के मोलर मास पर निर्भर करता है या फिर मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। और जो सरफेस एरिया होता है वो जैसे जैसे कार्बन चेन लंबा होता जाएगा तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया भी बढ़ता चला जाता है। यानी सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली किस पे निर्भर करता है? लेंथ ऑफ कार्बन चेन पर निर्भर करता है। इसको भी लिख लीजिएगा कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन। और जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और जब मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? गोल होता जाएगा। तो अगर सीधा सीधा चेन है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। लेकिन कार्बन चेन में बढ़ने के बजाय अगर ब्रांच में बढ़ाया जाए तो ब्रांच में बढ़ाने से चेन में बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा, लेकिन अगर ब्रांच के रूप में बढ़ेगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट को घटाना शुरू कर देता है। तो हमेशा याद रखना है कि ब्रांचिंग और वंडरवाल फोर्स में इन्वर्स का रिलेशन है। तो वंडरवाल और ब्रांचिंग में इन्वर्स का रिलेशन है। और ब्रांचिंग, और जाहिर सी बात है कि जब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा? घटेगा। अगर आप ब्रांचिंग को बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यहाँ पर आपको हेलो एल्केन दिया है, CH3 आयोडीन है, आयोडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आपको मान लीजिए इस प्रकार के हैलोजेंस दिए हुए हैं, हेलो एल्केन दिए हुए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन चारों में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आयोडीन वाले का होगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो इसमें भी लगा है, मिथाइल इसमें भी लगा है, मिथाइल इसमें भी लगा है, मिथाइल इसमें भी लगा है। यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो परिवर्तन किसकी वजह से होगा? उसमें लगे हैलोजन की वजह से। अब हम जानते हैं कि सबसे छोटा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है ग्रुप 17 में, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है। तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, एटॉमिक मास भी बढ़ता है। तो यानी कहने का मतलब है कि आयोडीन के आ जाने से, आयोडीन का भार ज़्यादा होने की वजह से इसका पूरे CH3I का यानी आयोडोमीथेन का मोलर मास ज़्यादा है। तो जब आयोडोमीथेन का मोलर मास ज़्यादा है तो CH3I, 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 CH3I जो मॉलिक्यूल्स एक बर्तन में रखे हुए होंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसीलिए इसको बॉइलिंग पॉइंट जो इसका है वो ज़्यादा है। देखिए इसका 300 में है, इसका 200 में इसका है, इसका 200 में है, इसका 100 में है। यानी कहने का मतलब आप समझिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सारा का सारा मॉलिक्यूल के मोलर मास निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? मोलर मास।
उसी प्रकार अगर हैलोजन की संख्या बढ़ाते जाइएगा, जैसे यहाँ एक हैलोजन है, अगर कहीं 2 हैलोजन कर देंगे, कहीं 3 हैलोजन कर देंगे, किसी में 4 हैलोजन कर देंगे, तो 4 हैलोजन कर देंगे तो उसमें मोलर मास भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि वंडर वाल फोर्स ऑफ जो होता है वो डायरेक्टली किस बात पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पर भी निर्भर करता है। नंबर ऑफ हैलोजन्स, अगर किसी कंपाउंड में 1 हैलोजन है, किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन है, किसी कंपाउंड में 3 हैलोजन है और कार्बन की संख्या सब में सेम है, तो जिसमें हैलोजन की संख्या ज़्यादा होगी उससे भी उसका मोलर मास बढ़ जाएगा। जब मोलर मास बढ़ेगा तो वंडर वाल बढ़ेगा, और जब वंडर वाल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द सेम हैलोजन एटम, अगर हैलोजन एटम सेम है लेकिन अगर उसका अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा दिया जाए, किसका बढ़ा दिया जाए, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ाया जाए, जैसे 1 कार्बन का चेन है कहीं 2 कार्बन का कर दिया जाए, फिर कहीं 3 का कर दिया जाए, फिर 4 का चेन कर दिया जाए, और हैलोजन अगर सेम है तो कार्बन चेन के बढ़ाने से भी, लंबा होने से भी मॉलिक्यूल का मोलर मास बढ़ेगा, और जिससे उसका वंडर वाल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इस बात को यहाँ तक लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अभी क्या है, दूसरा क्या लिया है, हेलो एल्केन। यहाँ पर 1 कार्बन का चेन है, ये क्लोरोमीथेन है, ये क्लोरोइथेन है, ये क्लोरोप्रोपेन है, ये क्लोरोब्यूटेन है। मतलब कार्बन का चेन क्या होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है। तो जब कार्बन की संख्या बढ़ते जा रही है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ते जा रही है, तो उसके मोलर मास बढ़ता जाएगा। तो जब मोलर मास बढ़ेगा तो वंडर वाल भी बढ़ेगा, तो वंडर वाल सबसे ज़्यादा इसी का होगा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा वंडर वाल लग रहा होगा। यानी कहने का मतलब क्लोरोब्यूटेन के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनका मोलर मास ज़्यादा है। इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, केल्विन में ज़्यादा है। के का मतलब केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार कहता है कि जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाते जाएंगे तो ब्रांच के बढ़ाते जाने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। प्राइमरी में ब्रांच कम है और टर्शरी में ब्रांच ज़्यादा है, इसीलिए टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इस बात को भी नोट डाउन करिए, समझाते हैं इसको कैसे कम होते चला जाता है। इसको लिखिए जरा, इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आपको। ये आपके पास है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन का चेन है और इसमें क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ। ये हो गया आपके पास नॉर्मल, एन मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक सीधा सीधा चेन में है, 4 कार्बन का चेन है और हैलोजन लगा है। दूसरा है आपके पास आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आइसो का मतलब हो गया CH3 CH2, उसके बाद आपके पास है CH और फिर है आपके पास CH3 और इस बार ब्रोमीन यहां आके लग गया, यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। ये क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है आपका और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है आपका। इसी प्रकार आपके पास है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपके पास CH3 हो गया, ये फिर से आपके पास CH3 हो गया, ये आपके पास CH3 हो गया और ये आपके पास ब्रोमीन हो गया। 4 कार्बन का यह भी है और इसमें भी ब्रोमीन है, 4 कार्बन इसमें भी है और ब्रोमीन है, 4 कार्बन इसमें भी है और ब्रोमीन है। लेकिन ये क्या है, ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बाद गामा, तो यहाँ एक बीटा कार्बन है। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या हो गया ये, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर बीटा कार्बन देखना है। उसी प्रकार यहाँ इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, तो ये एक बीटा, ये दूसरा बीटा, यहाँ 2 बीटा हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे डायरेक्टली कितना कार्बन है, 3 बीटा कार्बन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन की संख्या सब में सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सब में सेम है, ब्रोमीन की संख्या सब में सेम है, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। कैसे आइसोमर हैं, जरा देखो, यहाँ पर सब चेन आइसोमर्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, ये दोनों चेन आइसोमर्स, ये सॉरी इसको पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें सीधा सीधा है, इसमें एक ब्रांच आ गया, इसमें और ब्रांच आ गया। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रहा है तो ब्रांच के बढ़ने से क्या होता जा रहा है, मॉलिक्यूल गोल होता जा रहा है। और जब मॉलिक्यूल गोल होता चला जाता है, स्फेरिकल होता चला जाता है,
तो उससे उसकी ज्योमेट्री जो होती है, उसका जो सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता चला जाता है। यानी हमेशा दिमाग में रखिएगा, पूरे जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसमें स्फेयर ही एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसी कारण से तो नल से टपकता हुआ पानी का बूंद अपने आप को स्फेरिकल कर लेता है, क्योंकि उससे हवा का दबाव उस पर कम लगेगा, सरक करके निकल जाएगा, उस पर सरफेस टेंशन कम होगा। और इसीलिए तो जितना भी पानी का या लिक्विड या गैस का कंटेनर देखते होंगे आप लोग, कोई भी लिक्विड का बोतल देख लीजिए, जार देख लीजिए, या किसी भी गैस का कंटेनर देख लीजिए, वो हमेशा सिलिंड्रिकल इन शेप होगा, या तो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, क्योंकि स्फेयर के बाद सिलेंडर ही एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। स्फेयर के बाद लेकिन सबसे कम स्फेयर का होता है। तो सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड या गैस के कंटेनर को फटे नहीं, प्रेशर कम लगे बाहर से, इसीलिए सिलिंड्रिकल शेप का बनाया जाता है कोई भी लिक्विड या गैस का कंटेनर। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल गोल होता जा रहा है, तो मॉलिक्यूल के गोल होने से सरफेस एरिया कम हो गया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली वंडरवाल पर निर्भर करता है और वंडरवाल सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। और ब्रांच बढ़ाने से सरफेस एरिया क्या होता है, घट जाता है, तो वंडरवाल भी घट जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये सीधा सीधा था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 374 केल्विन है, 374, और इसका ब्रांच बढ़ गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, वही मोलर मास सेम होने के बावजूद, खाली अरेंजमेंट अलग होने की वजह से इसका मोलर मास में क्या हो गया है, मोलर मास भी सेम होने के बावजूद उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गया है, चेंजेस आ गया है। चलिए, इट मे बी नोटेड दैट, इस बात को नोट किया जाए, हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन। यानी अगर आपको एल्केन और हेलो एल्केन पूछा जाए कि एल्केन और हेलो एल्केन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप कहेंगे कि हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी आपसे पूछा जाए कि मीथेन और क्लोरोमीथेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जिस कारण से वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा वो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में उनमें एक पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी वो पोलराइज हो जाता है। और पोलराइज होने के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ करके रखता है, जिस कारण से हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नहीं समझ पाए? अगर हम, मेरे कहने का मतलब है कि सीधा सीधा अगर कहीं मीथेन लिखा हुआ है, सीधा सीधा क्या लिखा है, मीथेन लिखा है, और अगर कहीं CH3Cl लिखा हुआ है तो भैया क्लोरीन पर क्या रहेगा, डेल नेगेटिव, और कार्बन पर क्या रहेगा, डेल पॉजिटिव। यानी इसमें क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन में पोलैरिटी आ जाएगा, लेकिन मीथेन में क्या है, पोलैरिटी तो नहीं देखने को मिलेगा। और इसी कारण से कह रहा है कि जो हेलो एल्केन और एल्केन में हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरा हेलो एल्केन, दूसरा CH3Cl और दूसरा CH3Cl उसी प्रकार तीसरा CH3Cl के साथ जकड़ करके रहेगा, तो इसको उखाड़ने के लिए, उसको अलग करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्यों? तो बोलता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये एक डाइपोल है। उसी प्रकार दूसरा CH3Cl मान लो रखा हुआ रहेगा, तो CH3 पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव, और हैलोजन पर क्या होगा, डेल नेगेटिव। अब इसके पास डेल नेगेटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, एक इंटरैक्शन से, ये डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, इसलिए क्या कह रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से बंधे हुए होंगे, है ना। जबकि मीथेन में सिंपल में कोई चार्ज नहीं होगा, मीथेन मीथेन के बीच में, तो वंडरवाल इनके बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पर वंडरवाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन का ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एल्केन के। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्या कहता है कि जो हेलो एरीन्स होते हैं, अब हेलो एल्केन हो गया, अब हेलो एरीन्स के बारे में बात करते हैं। तो हेलो एरीन्स के बारे में क्या कहता है कि द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एराइल हैलाइड्स आर नियरली सेम, मतलब जो ट्रेंड जैसे हेलो एल्केन में होता था वैसा ही ट्रेंड हेलो एरीन में भी देखने को मिलेगा। नियरली सेम एज दैट ऑफ हेलो एल्केन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर इन द ऑर्डर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाए कि C6H5I यानी आयोडोबेंजीन, हमसे पूछा जाए C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, हमसे पूछा जाए C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, और हमसे पूछा जाए C6H5 फ्लोरीन फ्लोरोबेंजीन,
इन चारों में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो हम कहेंगे कि सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयोडीन लगा है। C6H5 तो सब में है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस पैदा कर रहा है वो कौन कर रहा है? हैलोजन कर रहा है। तो जितना ज़्यादा भारी हैलोजन होगा, जितना बड़ा साइज का, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा? इसका मोलर मास भी बदल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जिस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोबेंजीन में, तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडोबेंजीन का होगा, क्योंकि उसका मोलर मास ज़्यादा है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला वंडर वाल भी ज़्यादा होगा, और इसी कारण से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फ्लोरोबेंजीन का हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात है और कोई लॉजिक नहीं है। इसको भी नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। अभी सवाल भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं कि आप लोग सवालों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, देखिए जनरली सामान्यतः क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक बात समझिए पहले, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। किसी भी पदार्थ का जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड फेज, जैसे आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी बनता रहता है, तो आइस भी बनता रहता है, वाटर भी बनता रहता है। इसीलिए आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम फेज पर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पर आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी ये मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। मेल्टिंग पॉइंट तो अलग है, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ मेल्ट कर, वेरी सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट की बात मैं कर रहा था, ये मेल्टिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पर कोई मेल्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली किस पे निर्भर करता है? पैकिंग एफिशिएंसी पर निर्भर करता है, यानी कितना बढ़िया क्रिस्टल लैटिस में फिट बैठा है। जितना बढ़िया पैकिंग रहेगा, मतलब कहने का मतलब है कि एक बात समझिए, मान लीजिए कि आप फुटपाथ पर चल रहे हैं और जिस फुटपाथ पर चल रहे हैं उसमें लाल वाला ब्रिक बिछाया हुआ है। कौन वाला ब्रिक बिछाया हुआ है? रेड वाला ब्रिक बिछाया हुआ है। इस प्रकार से मान लीजिए आप पार्क में घूमने गए हैं और इस प्रकार का ब्रिक्स बिछाया हुआ है, लेकिन एक दूसरे पार्क में आप गए हैं जहां पर पेवर ब्लॉक बिछाया गया है। क्या बिछाया गया है? पेवर ब्लॉक बिछाया गया है, इस प्रकार वाला ईंट बिछाया गया है। तो जब इस प्रकार का ईंट बिछाया गया है तो इस वजह से क्या होगा? इस तरह का ईंट में ज़्यादा बढ़िया इंटरलॉकिंग देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला ईंट अगर खाली रखा हुआ है और ये वाला ईंट भी रखा हुआ है, तो ये वाला ईंट जब बिछाया जाएगा ना तो एक दूसरे को पकड़ करके रखेगा, एक ईंट को दूसरे ईंट से अलग नहीं होने देगा, पेवर ब्लॉक। लेकिन जो ब्रिक होगा इसमें अगर किनारे पैर पड़ेगा तो ये उलट जाएगा। यानी कहने का मतलब ज़्यादा बढ़िया पैकिंग किसका होगा? पेवर ब्लॉक का या ब्रिक का? इसको हम ब्रिक कह रहे हैं। क्या है ये आपका? समझिए जरा, ये आपके पास ब्रिक है और ये क्या है? आपके पास पेवर ब्लॉक है। तो पेवर ब्लॉक ज़्यादा बढ़िया से पैक होगा कि ब्रिक ज़्यादा बढ़िया से पैक होगा? तो आप सबका जवाब होगा यस सर, पेवर ब्लॉक का ही, पेवर ब्लॉक ही ज़्यादा फिट बैठेगा। तो इसको उखाड़ना आसान नहीं होगा, कोई छोटा बच्चा इसको जाके उखाड़ नहीं पाएगा। इसके लिए सिंपल मशीन की जरूरत पड़ेगी, नुकीला चीज़ घुसा करके एक ठोक को निकालेंगे, एक निकालेंगे, दो निकालेंगे, बीच बीच से निकालेंगे, तब इसको उखाड़ना आसान होगा। लेकिन इसको उखाड़ना बहुत ही सरल होगा। तो कहने का मतलब वही है कि जितना बढ़िया पैकिंग एफिशिएंसी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आया बात? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट और पैकिंग एफिशिएंसी जितना बढ़िया, और पारा का जो पोजीशन रहता है, जैसे अगर हम बात करते हैं हेलो एरीन की मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, जैसे देखिए ये अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास एक आइसोमर है, मान लीजिए ये क्लोरीन है, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में एक क्लोरीन यहाँ है, डाइक्लोरोबेंजीन है ये। मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ है, उसके रेस्पेक्ट में एक क्लोरीन यहाँ है, ठीक है, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, पर ये एम डाइक्लोरोबेंजीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये क्लोरोबेंजीन है, और एक यहाँ क्लोरोबेंजीन है, ये पी डाइक्लोरोबेंजीन है। यानी अगर हम इसको कहें तो इसका नाम होगा ऑर्थो, ओ मतलब जीरो नहीं लिखा हुआ है, ये ओ लिखा हुआ है, ओ मतलब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? पारा डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा बढ़िया पैकिंग कौन करेगा, तो आप देखिए ना, सबसे बढ़िया पैकिंग यही करेगा। इसको बीच से ऐसे फाड़ दें या बीच से ऐसे एक लाइन खींचे तो दोनों ओर क्या रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा। लेकिन अगर इसके बीच से लाइन खींचें तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा।
इसके बीच से लाइन खींचे तो दोनों क्लोरीन का भार एक तरफ हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप सबको हम बोलेंगे चलो बाबू बैठो, टेम्पो में बैठो तो, ऑटो में बैठो तो, और सब लोग जाके ऑटो में लटक जाएगा पीछे से, तो ऑटो चल पाएगा? ऑटो तो आगे से उलट जाएगा ना, खड़ा हो जाएगा ना, उठ उठ के चलेगा, बैलेंस में नहीं चल पाएगा। ऑटो बढ़िया बैलेंस में कब चलेगा? जब उस पर जितना लोड पीछे उतना लोड आगे रहे, बराबर लोड रहेगा, तब ना बढ़िया से चलेगा। तो वही बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल में दोनों, इस मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन जो है, हैलोजन, वो एक तरफ हैं, जिससे ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, उठा हुआ रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेन में रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन ऊपर तो एक नीचे, जो इसको पूरी तरीके से बैलेंस करके रखेगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होता है। तो ये पारा वाला जो है, यानी पारा डाइक्लोरोबेंजीन जो है, इसको हम पी डाइक्लोरोबेंजीन कह रहे हैं। तो ये जो पारा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जबकि ऑर्थो और मेटा में ऐसा सिमेट्रिकल देखने को स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। ये क्या है? एम मतलब मेटा, ऑर्थो मेटा पारा जानते हैं ना। यहां पर अगर हैलोजन है तो उसके रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है, उसका पहला पोजीशन, उसको ऑर्थो कहते हैं, उसके बाद वाले को मेटा कहते हैं, उसके बाद वाले को पारा कहते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी चल लो। तो जो पहला पोजीशन आएगा ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद क्या होता है? पारा होता है। तो इस प्रकार से चीजों को आपको समझना है। तो हमेशा याद रखना, पारा वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ये बिल्कुल 180 डिग्री पर होता है, इसका इस पर कोई स्ट्रेस नहीं, इसका इस पर कोई स्ट्रेस नहीं। बीच से अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचें तो दोनों तरफ लोड बराबर रहेगा, इस कारण से ये सिमेट्रिकल होता है। और ये क्रिस्टल लैटिस में फिट बैठता है, यानी जब पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, ये बिल्कुल हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। कौन? ये पारा वाला, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिल्कुल एकदम पैक रहता है। ये इस प्रकार से बिल्कुल से क्या होता चला जाता है? पैक होता चला जाता है, जिस कारण से इसको उखाड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ऐसे बिल्कुल एकदम फिट बैठता है ये। जबकि ये सब क्या रहेगा? उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, टेढ़ा रहेगा, तो इसको आसानी से उखाड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में रहता है, जबकि रूम टेम्परेचर पर ये दोनों लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में रहते हैं। अब जब रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में रहता है तो जाहिर सी बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी रूम टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं किया। तो हमेशा ध्यान देना है कि ऑर्थो मेटा पारा में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो पारा का होता है। तो वही बात लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो और मेटा आइसोमर के मुकाबले पारा का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन, उसका कारण बताया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पारा आइसोमर जो होता है मोर सिमेट्रिकल होता है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं, बहुत घने से पैक होते हैं, और इसी कारण से पारा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे कि वाई पारा आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, खासकर सीबीएसई या कंपटीशन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको जरा। ये आपको दिया गया है 3 क्लोरीन दिया गया है आपको, ये दिया गया है ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में पहला पोजीशन पर है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पारा डाइक्लोरोबेंजीन। एक तीनों का एक एक्सपेरिमेंट से समझाया है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। देखिए ऑर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट 453 है, बॉइलिंग पॉइंट भी समझना और मेल्टिंग पॉइंट भी। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटा का 446 है, और पारा का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 448 है। यानी अगर देखा जाए तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नियरली सेम है, लगभग बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑर्थो मेटा पारा डाइक्लोरो डाइब्रोमो कुछ भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ क्लोरीन ही हो, पर ये एग्जाम्पल लिया है हमने और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्लोरीन के लिए लिया है। तो ये डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, बस खाली क्लोरीन का पोजीशन के बदलने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। ये तीनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर कहे जाएंगे। कैसे कहे जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि यहां पर नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो क्लोरीन का पोजीशन बदल रहा है,
इसीलिए इसको हम लोग पोजिशनल आइसोमर कह रहे हैं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों का एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो क्या पाया गया कि इन तीनों का, ऑर्थो का, मेटा का और पारा आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है और क्यों है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ऑर्थो का सबसे हाईएस्ट है। इसका है, ऑर्थो का सबसे हाईएस्ट है और मेटा का सबसे लोवेस्ट है। मेटा का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। इसी प्रकार अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा तो आप क्या देखिएगा कि पारा का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है और मेटा का लोवेस्ट है। मेटा तो सब चीज में लोवेस्ट ही रहता है, या तो ऑर्थो का खेल होगा, या यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में अरेंज कीजिए इन तीनों को, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में अरेंज कीजिए इन तीनों को, और बच्चे रट के जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए लॉजिक समझने की जरूरत है। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का हमेशा ज्यादा होगा, उसके बाद पारा का और सबसे कम मेटा का होगा। क्यों? क्योंकि जब रेजोनेंस होता है ना, जब रेजोनेंस होता है ना क्लोरीन के पास, या हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट जब होता है, अभी समझाएंगे इसको, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से इसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा और मेटा पर तो रेजोनेंस का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो और पारा पर अटैक करते हैं, मेटा पर नहीं, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो ऑर्थो पर आता है या पारा पर आता है या ऑर्थो पर जाता है। मेटा पर रेजोनेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी यहां पर ना तो रेजोनेंस हो रहा है ना इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। ऑर्थो पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस का प्रभाव रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट का प्रभाव यहां पर ऑर्थो पर रहता है, उसके बाद थोड़ा पारा पर रहता है, जबकि मेटा पर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो एब्सेंट रहता है, एब्सेंस रहता है। ठीक है, इसी कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो का, जबकि मेल्टिंग पॉइंट के लिए रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए पैकिंग एफिशिएंसी देखा जाता है, जो कि पारा आइसोमर का सबसे ज्यादा अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी होता है और जिस कारण से पारा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। समझ में आया? इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं आपको हम। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब इसको समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कोई बात नहीं, देखते हैं, चलिए समझते हैं। कह रहा है कि जो अगर आप यहां इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, यहां पे समझिए, अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखने के लिए बोला जाए, अगर हमसे कहा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान समझिएगा। अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखने के लिए कहा जाएगा ऑर्थो मेटा पारा का, तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा बॉइलिंग किसका, बॉइलिंग के केस में किसका सबसे ज्यादा होता है? ऑर्थो का होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का होता है। उसके बाद किसका होता है? पारा का होता है। उसके बाद किसका होता है? मेटा का होता है, OPM। अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर लिखने के लिए बोला जाए, क्या लिखने के लिए बोला जाए? मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर लिखने के लिए बोला जाए, तो क्या हो जाएगा? P, उसके बाद क्या हो जाएगा? O, उसके बाद क्या हो जाएगा? OM। मेटा तो दोनों के केस में सबसे लास्ट है, और कंफ्यूजन नहीं, इसको याद रखने के लिए एक तरीका आपको समझ में आना चाहिए। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, MP से आप याद रख सकते हैं महेंद्र प्रसाद। क्या याद रख सकते हैं? महेंद्र प्रसाद। और उसके बाद याद रखना है महेंद्र प्रसाद PO पास, महेंद्र प्रसाद PO पास। जैसे बैंक का एग्जाम होता है तो PO होता है, PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो मैनेजिंग पोस्ट पे बाद में जाते हैं। तो कहने का मतलब है महेंद्र प्रसाद PO पास, या महेंद्र प्रसाद पोएम सुनाओ। तो महेंद्र प्रसाद जब पोएम हो गया तो महेंद्र प्रसाद यानी मेल्टिंग पॉइंट में P हो गया, उसके बाद O हो गया, उसके बाद M हो गया, तो मेल्टिंग का उल्टा चलता है ऑर्थो में। तो जो पारा के बाद ऑर्थो हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा हो जाएगा, ऑर्थो के बाद पारा हो जाएगा। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, महेंद्र प्रसाद पोएम सुनाओ या महेंद्र प्रसाद PO पास लिख लीजिएगा। महेंद्र प्रसाद PO पास या महेंद्र प्रसाद पोएम सुनाओ, उससे क्या होगा? आपको कभी गड़बड़ी नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि मेल्टिंग ऑर्डर पॉइंट जब पूछा जाए तो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा पारा का होता है, उसके बाद ऑर्थो का होता है, उसके बाद मेटा का। मेटा का मेल्टिंग पॉइंट भी कम, मेटा का बॉइलिंग पॉइंट भी कम, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की जब बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑर्थो का। एग्जाम में ये क्वेश्चन आना तय है। और याद रखना, महेंद्र प्रसाद PO पास या महेंद्र प्रसाद पोएम सुनाओ,
तो उससे आपको याद रह जाएगा पोएम यानी पारा ऑर्थो मेटा। जब मेल्टिंग पॉइंट का याद रहेगा तो उसका उल्टा बॉइलिंग पॉइंट का होता है, मेटा तो सबका सेम ही रहता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों पारा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट तीनों का सेम है, लेकिन ऑर्थो का ज्यादा क्यों है। तो क्वेश्चन बनाइए आगे इस स्लाइड के बाद, इसको लिख लीजिएगा कहीं नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जो लिखे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, वो आगे स्लाइड में वो साफ नहीं दिख रहा था, वो सेव नहीं हुआ प्रॉपरली, तो इसको छोड़ दें आप बॉइलिंग पॉइंट इसको, लेकिन ये क्वेश्चन लिखें जरूर कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो का ज्यादा क्यों है। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो इज हाइयर, क्वेश्चन लिखिए वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो इज हाइयर, और यहां पर है वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा इज हाइयर। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर क्या लिखिएगा, वाई, इसको हटा दीजिए और यहां क्वेश्चन लिखिए वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यहां पे क्वेश्चन लिखना है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो इज हाइयर या हाईएस्ट, ज्यादा क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा क्यों है, उसका आंसर यहां पर है। और यहां अगला सवाल लिखना है कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा इज हाइयर, पारा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया टिक करने वाला, इसके पहले वाला कि महेंद्र प्रसाद पोयम सुनाओ, ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर में इस एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आ जाएगा, तब कैसे लिखेंगे वाई मेल्टिंग पॉइंट पारा हाइयर, तो इसका जवाब है कि मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी पर निर्भर करता है और पारा का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है जो क्रिस्टल लैटिस पर फिट बैठता है, जिस कारण से, और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, इसीलिए पारा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ऑर्थो का क्यों होता है, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से इसका नजदीक होने के कारण इस पर रेजोनेंस का और इंडक्टिव इफेक्ट का असर ज्यादा होता है, जबकि पारा पर थोड़ा कम होता है, लेकिन मेटा पर होता ही नहीं है। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब यह है और इस सवाल का जवाब यह है, इसको लिख ले। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये तो पहले भी लिखा हुआ था, इसलिए इसका कोई यहां मायने मतलब नहीं था। तो ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए या असर्शन रीजन टाइप सवाल के लिए, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, जैसे करवा रहे हैं वैसे कॉपी में लिखते जाएं, खाली कहानी नहीं सुने। देखिएगा जब नोट्स बनेगा तो शानदार आपके हर क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं होगा कि नहीं बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा, खाली नोट्स आप प्रॉपर ध्यान से पढ़ें। यहां से सीबीएसई का क्वेश्चन है या स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि वैसे तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, यानी जो आयनिक होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी आयनिक होना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे में घुलेगा, ठीक है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। लेकिन यहां पर आप जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो हेलो एल्केन होता है उसमें पोलैरिटी होने के बावजूद क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव, यानी ये क्या है, पोलर है। और पानी का नेचर कैसा है, वाटर क्या होता है, HOH, इस पर भी क्या आएगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इस पर भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यानी ये भी कैसा है, वाटर भी कैसा है, पोलर है, सॉल्वेंट है, वाटर भी कैसा है, पोलर है, और ये भी कैसा है, मान लेते हैं इसको सॉल्यूट कहते हैं, तो ये भी पोलर है। तो दोनों का नेचर एक जैसा है, तो दोनों को पानी में घुलना चाहिए, लेकिन कहता है कि जब हेलो एल्केन को पानी में डालते हैं तो पानी में नहीं घुलता है, जबकि हेलो एल्केन भी पोलर और वाटर भी पोलर, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो पानी में घुलना चाहिए, तो क्यों नहीं घुलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन चैप्टर के स्टेटमेंट को फॉल्स मान रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इसके सवाल बहुत ज़्यादा तेजी से पूछा जाता है कि हेलो एल्केन पोलर होते हुए भी पानी में क्यों नहीं घुलता है, तो उसका जवाब देना है क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो हेलो एल्केन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल में जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ना तो ये ब्रेक करने में सक्षम है, ना ही वाटर के मॉलिक्यूल के साथ नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल है, तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं,
तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये जो हेलो एल्केन है, ये ना तो इस वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ना तो ब्रेक करने में सक्षम है, ना वाटर के साथ नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ बनाने में भी सक्षम नहीं है। यानी कि ये जो हेलो एल्केन है ये कैपेबल नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कंडीशन है। सब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फोन है। क्या कंडीशन है? फोन है। यानी वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो और उसके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं अमोनिया। देखो यहां पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जैसे वाटर, जैसे HF, जैसे CH3COOH, जैसे CH3OH। तो ये सब जो कंपाउंड हैं जिसमें नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और उनके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशन क्या है? फोन है। यानी फ्लोरीन के उस मॉलिक्यूल में फ्लोरीन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होना चाहिए। खाली होना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्षम नहीं है। कौन? हेलो एल्केन। अब समझ में आया? तो ये जो हेलो एल्केन है वो ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्षम है वाटर के साथ, ना ही वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने में सक्षम है, और इसी कारण से वाटर के साथ ये घुल मिल नहीं पाते हैं। जैसे कहने का मतलब है हम किसी का अफेयर चल रहा है, जब तक उससे ब्रेकअप नहीं करवाएंगे तब तक मेरे से पैचअप कैसे होगा। यानी अगर मेरे से पैचअप करवाना है तो उससे क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रेकअप करवाएंगे तब ना मेरे से पैचअप होगा जी। तो ना तो हम ब्रेकअप कराने के योग्य हैं, उन लोग का झगड़ा भी हम करवाना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, हम शरीफ आदमी हैं, अच्छा आदमी है, चलो चल रहा है चलने दो। तो जब तक उन लोग का ब्रेकअप नहीं करवा पाएंगे, अच्छा हमको अपना प्रपोज करने में भी हमको डर लगता है, पता नहीं बुरा मान जाएगी या जो भी है। तो कहने का मतलब क्या है, यार इतना टेंशन हमको नहीं पालना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ना तो हम उसका ब्रेकअप करवाने में सक्षम है, ना अपने साथ पैचअप कराने में सक्षम है। तो रिलेशनशिप बनेगा कैसे? और इसी कारण से जो हेलो एल्केन होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत रेडिली, बहुत तेजी से डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि ईथर, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो होते हैं ये सब भी सॉल्वेंट होते हैं। जैसे पानी एक सॉल्वेंट होता है, वैसे बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है, वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड भी सॉल्वेंट होता है, वैसे ही क्लोरोफॉर्म भी सॉल्वेंट होता है, उसी प्रकार ईथर भी सॉल्वेंट होता है। तो ये सब में घुल जाता है, खाली पानी में नहीं घुलता है। कौन? हेलो एल्केन। तो क्यों नहीं घुलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। दिस इज बिकॉज यहां से आपको ध्यान देना है। चलिए तो ये भी आपने सीख लिया कि कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद डेंसिटी का खेल खेलना है। चलो देखते हैं डेंसिटी क्या है। अभी पहले पढ़ा लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे, लगाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक से, डीपीपी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो डेंसिटी जो होता है आप सभी को जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी मॉलिक्यूल का मोलर मास जितना ज्यादा होगा, यानी आप कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ हेलो एल्केन। यानी डेंसिटी और मोलर मास में डायरेक्ट का संबंध है। मास मतलब मोलर मास, मॉलिक्यूल के केस में तो मोलर मास ही होगा ना। तो कहने का मतलब है कि जो क्लोरो एल्केन्स होते हैं वो लाइटर इन वाटर, वेयर एज ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर हेवियर। जाहिर सी बात है कि उनका मोलर मास ज्यादा है, हेवी है वो, तो उनका डेंसिटी भी क्या है? ज्यादा है। देखो आयोडीन का मास ज्यादा तो उसका डेंसिटी भी ज्यादा, ब्रोमीन का मास थोड़ा कम तो डेंसिटी थोड़ा कम, क्लोरीन का मास और कम तो उसका डेंसिटी थोड़ा और कम। यानी डेंसिटी जो होता है वो सीधा सीधा मास पे निर्भर करता है। और मॉलिक्यूल जो भारी होगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा या उसमें हैलोजन का नंबर ज्यादा होगा, हैलोजन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे आप, तब भी तो मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा। अगर किसी के पास एक हैलोजन है, किसी के पास 2 है, उतना ही कार्बन, पर हैलोजन किसी के पास 3 है,
जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक मास बढ़ेगा, सॉरी, जब उसका एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उससे डेंसिटी बढ़ जाएगा और डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। तो टिक करने के लिए आपको देगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि CH3Cl, आपको पूछा जाए CH2Cl2, आपको पूछा जाए CHCl3, आपको पूछा जाए CCl4, इन चारों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? CCl4 सबसे ज़्यादा गाढ़ा, सबसे ज़्यादा डेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसका भैया मोलर मास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 है, जबकि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। हाइड्रोजन का मास ही कितना होता है? उसका तो कंसिडरेबल ही नहीं है। इसीलिए क्लोरीन की संख्या बढ़ते जाएगी, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा, तो एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, परिणाम स्वरूप डेंसिटी भी बढ़ता चला जाएगा, तो वो गाढ़ा होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता चला जाएगा। चलो इसको भी नोट डाउन करो, एग्जाम्पल लिख लेना। विच वन इज हाईली डेंस? विच वन इज हाईली डेंस? विच वन इज हाईली डेंस, या सबसे ज़्यादा तेजी से ज़्यादा डेंस कौन होगा? तो उसका जो जवाब होगा वो होगा CCl4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए एक एक्सपेरिमेंट से भी समझाया गया है, कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी लाया गया है भाई। देखिए क्या कहता है, आपके पास क्या है, यहां पर 2 क्लोरीन है, यहां 3 क्लोरीन है और यहां 4 क्लोरीन है। तो जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या बढ़ रही है उसका मोलर मास बढ़ रहा है, तो मोलर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी और मोलर मास में डायरेक्ट का रिलेशन है। देखिए इसका डेंसिटी कितना है, 1.3, 1.4, 1.5। तो क्या होता जा रहा है, मोलर मास भी बढ़ता जा रहा है, तो डेंसिटी भी क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर 3 कार्बन है और क्लोरीन है, 3 कार्बन है, ब्रोमीन है, 3 कार्बन है, आयोडीन है। तो आयोडीन का भार ज़्यादा होगा, तो आयोडीन का भार ज़्यादा इसलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा। ब्रोमीन का थोड़ा कम तो डेंसिटी थोड़ा कम, क्लोरीन का थोड़ा मास और कम तो डेंसिटी थोड़ा और कम। और इस प्रकार से क्या है, डेंसिटी भी कम होता बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे मास बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी खत्म हुआ। इसके बाद डायपोल मोमेंट का भी होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आगे चलेंगे। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है।